जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा कि हमने सेंटेंस पे कुछ चर्चा की, जो थोड़े बहुत टॉपिक रह गए थे, थोड़ी बहुत चीज़ें छूट गई थी, पंक्चुएशन से रिलेटेड, किसी भी भाषा को जो हम लिखते हैं तो उसके अनुशासन से रिलेटेड, और किसी भी सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जहाँ से वो बनता है, जिसमें जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं उसको लेकर हमने जाना। सब्जेक्ट क्या होता है, हमने जाना प्रेडिकेट क्या होता है। उसके बाद अब हम जो चर्चा करेंगे वो भी सेंटेंस का ही एक दायरा है, बट वो हमारे लिए हमारे सिलेबस से जुड़ा हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो बहुत छोटे छोटे होते जा रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बहुत छोटी मोटी समस्याएं आ जा रही थी वीडियो बनाते वक्त। अब मैं कोशिश करूंगा कि आपका वीडियो थोड़ा सा लंबा हो और कुछ उसमें जो है ऐसे टॉपिक हों जो देर तक चले। तो अब कोशिश यही रहेगी कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट एक बार में पहुँचाया जाए। तो आइए आज हम जिस टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं वह है आपका पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो यही है कि पार्ट ऑफ स्पीच, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, पार्ट ऑफ स्पीच, ध्यान दीजिएगा, पार्ट ऑफ स्पीच। दोस्तों, अगर आप गौर करें इन शब्दों पर तो क्या लिखा है, पार्ट ऑफ स्पीच। स्पीच का मतलब होता है, जाहिर सी बात है आप जानते होंगे, और पार्ट का मतलब होता है हिस्सा या भाग। तो जो कुछ भी हम बोलते हैं वही हमारा भाषण होता है, जिसे भाष्य किया जाता है। भाषा को ही भाष्य किया जाता है, और जब उसे कुछ पंक्तियों के माध्यम से देर तक बोला जाता है एक कलेक्टिव रूप में, तो उसे भाषण कह दिया जाता है। और ये जो भाषण होता है आपका, इसका मतलब ही होता है कि कुछ हम बोलते हैं, जो मतलब जो हम बोलते हैं, या फिर एक वाक्य, हमारा वाक्यों का समूह, तो इसको हम कह सकते हैं बोलना। और किसे बोलना? वाक्यों को। मीन्स सेंटेंसेस को। तो यहां से हमने देखा कि सेंटेंसेस का जो हिस्सा होता है उसे हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। अब सेंटेंसेस का हिस्सा क्या होता है, ये तो बहुत ही सामान्य बात है, इसे आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि सेंटेंसेस का हिस्सा क्या होता है। भाई, सेंटेंस कैसे बनते हैं, हमने आपको डेफिनेशन बताई थी। सेंटेंस जो होते हैं, सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। और वर्ड्स का ग्रुप मतलब उसमें शब्द हैं, तो शब्द से ही बनते हैं हमारे क्या? सेंटेंस। मतलब हम कह सकते हैं ये जो हमारा पार्ट है ये क्या है? वर्ड है। क्या है? वर्ड, या वर्ड्स लिख सकते हैं, शब्द हैं। क्या है? शब्द। तो किसी भी स्पीच का हिस्सा शब्द होते हैं हमारे। अब ये शब्द हमारे कितने कैटेगरी के होते हैं, इसी को हमको पढ़ना है पार्ट ऑफ स्पीच में। तो इनकी जो कैटेगरी होती है, ये टोटल 8 टाइप्स के होते हैं, और इन्हीं को आपके पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ा जाता है। किस में पढ़ा जाता है? पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ा जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको कि पार्ट ऑफ स्पीच टॉपिक क्या है, इसमें क्या होता है, क्यों होता है। मैंने बताया कि जो कुछ भी हम बोलते हैं उसका हिस्सा क्या होता है? जो हम बोलते हैं वो एक सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, वाक्य का समूह होता है। उसका जो हिस्सा होता है वो क्या होता है? शब्द ही होता है। आपको पता ही है, शब्द ही होता है, जाहिर सी बात। डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन पढ़ा था कि नहीं? आपने पढ़ा था, मैंने खुद पढ़ाया था आपको। डेफिनेशन होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग। तो जो शब्दों का समूह है वो एक कंप्लीट मीनिंग के साथ आपके एक सेंटेंस का निर्माण करता है। तो सेंटेंस में वर्ड्स ही हैं जो आपके मेन हैं। अब वर्ड्स के ही जो टाइप्स होते हैं वो आपके पार्ट ऑफ स्पीच कहलाते हैं। ये आपके 8 प्रकार के होते हैं। इसमें जो नई जानकारी है, जानने वाली चीज, वह है 8। और बाकी ये जो जानकारी है ये आपका कॉन्सेप्चुअल है, ये आपका फैक्ट है कि आपके 8 टाइप के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। अब ये पार्ट ऑफ स्पीच एक्चुअली में होते क्या है? जैसे आप समझिए कि मान लीजिए एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे शादी होती है ना,
किसी की शादी होती है तो उसमें खाना बनाने वाला अलग होता है, टेंट लगाने वाला अलग होता है, जयमाल सजाने वाला अलग होता है। इसी तरह किसी भी सेंटेंस में अलग अलग किरदार होते हैं जो अपना अलग अलग रोल अदा करते हैं, और उसके बाद एक सेंटेंस का निर्माण होता है जो कि एक पूर्ण अर्थ आप तक पहुंचाता है। तो इस तरीके से जब तक खाना बनाने वाला, टेंट वाला, जयमाल वाला या फिर और भी चीजें होती हैं, लाइट वाला, ये सब मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक एक शादी संपन्न नहीं हो सकती। तो इस तरीके से अगर आप समझें साधारण भाषा में, बहुत ही साधारण भाषा में, तो ऐसे ही हमारे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं और ये 8 प्रकार के होते हैं, और यही मिलकर किसी एक सेंटेंस को पूर्ण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पूर्ण बनाते हैं। और ये क्या क्या होते हैं अब हम डिस्कस करेंगे इसके आगे। इसको मिटाते हैं। देखिए, चूंकि हम आपको इंटर स्तर तक की चीजें पढ़ा रहे, बार बार मैं ही कहता हूं कि मैं आपको इंटर तक की चीजें पढ़ा रहा हूं, इसलिए हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे चीजों के। बेनिफिशियरी मतलब सतही सतही चीजों को हम लोग देखेंगे और मतलब उतना ही जानेंगे जितना हमारे सिलेबस के लिए जरूरी है, जितना हमारे आगे आने वाले टॉपिक्स में काम आ सकता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का, वो है नाउन। क्या है? नाउन। अब देखिए, नाउन का जहां जिक्र होता है वहां पे आपको बहुत पुराने समय से एक परिभाषा याद आ जाती है जो आपने रट रखी है। हिंदी में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। हिंदी में इसका क्या नाम होता है? संज्ञा। हिंदी में क्या नाम होता है? संज्ञा। देखिए, मैं आपको बायलिंगुअल पढ़ा रहा हूं, दोनों भाषाओं में पढ़ा रहा हूं, इसलिए कि आप चूंकि शुरुआत से इतनी इंग्लिश अच्छी तो होती नहीं, इसलिए मैं इसका हिंदी भी लिखते चल रहा हूं। क्या पता कुछ लोगों को समस्याएं आती हैं, वो कहते हैं कि सर टोटल इंग्लिश ही इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए वो डर जाते हैं पहले से ही। तो बचपन से ही आपने जो परिभाषा देखी नाउन की, वो क्या थी? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में क्या थी परिभाषा? नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग या और थिंग्स। तो आप देखिए, परिभाषा अगर हम लिखें, परिभाषा हम यहां पे इंग्लिश में लिखते हैं, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ये हमारी परिभाषा है कि नाउन जो है वो नाम है किसका? पर्सन का, प्लेस का और थिंग्स का, व्यक्ति का, स्थान का और वस्तु का। तो आप देखिए, नाउन नाम को दिखाता है, नाम को दर्शाता है। किसके नाम को दर्शाता है? व्यक्ति के, वस्तु के और स्थान के। तो इससे एक चीज आप सोच सकते हैं कि प्रकृति में या तो जो जीवित है वो पर्सन है, या तो जो निर्जीव है वो वस्तु है, या फिर इन सब के अलावा कुछ बचता है तो वो हमारा प्लेस है, स्थान है। आप इनके अलावा, इनके इतर कोई चीज खो, तो इससे क्या समझ में आता है? इससे एक बात समझ में आती है कि जब हम सारी वस्तुओं का नामकरण ही कर रहे हैं, चूंकि नाउन की परिभाषा में आप देखिए सबसे ज्यादा जोर जिस वर्ड पे दिया जा रहा है वो है आपका नेम। नाउन इज, नाउन क्या है? अब इज लगा दिया गया, नाउन है, तो मतलब पूरी तरह से जोर इस शब्द पे दे दिया गया कि नाउन नाम है। नाम है किसका? पर्सन, प्लेस और थिंग्स का। अब पर्सन, प्लेस, थिंग्स, इसके अलावा और कुछ बचता ही नहीं, तो फिर नाउन हमारा क्या हुआ? नाम रखने की धारणा ही, नाम रखने का प्रवृत्ति ही नाउन होता है। तो नाउन को कुछ हम इस तरीके से भी एक मॉडर्न परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं कि being name is a noun, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, noun is a naming word। ये दो परिभाषाएं हैं जो आप किसी भी चीज का नाम
रखने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसको, अगर आपको इसको प्रूव करना है तो मैं प्रूव करके दिखाता हूं। जैसे आप कहते हैं कि अच्छा सर कैसे नाउन है, आप बताइए, ये तो हैव है, ये तो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। या फिर आप कोई और शब्द उठा लीजिए, कहिए ये तो हमारा, मान लीजिए जैसे आपने उठाया प्ले। आपने ये दो शब्द उठाए, आपने कहा सर ये तो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब के रूप में भी आता है कहीं कहीं, ये तो हम नाउन के रूप में नहीं पढ़ते। आपने कहा सर प्ले, प्ले भी तो एक जो है हमारी वर्ब है, मेन वर्ब के रूप में है, एक्शन शो करती है, तो ये तो हमारा नाउन नहीं हुआ। हमने कहा कि चलो अच्छा ये बात है, चलो मैं तुम्हारा नाम रख देता हूं प्ले। अब मैंने आपको बुलाना शुरू कर दिया प्ले। अब कहीं पे अगर आपका जिक्र करना होगा तो मैं आप क्या कहूंगा, प्ले इज वेरी हैंडसम बॉय, जो भी है मैं आपके बारे में बता रहा हूं। तो यहां पे देखिए मैंने आपके नाम का जिक्र कैसे किया है, एज अ सब्जेक्ट के रूप में, और ये सब्जेक्ट क्या है आपका, नाउन है। नाउन मतलब नाम है। तो इस परिभाषा से यही चीज निकल के सामने आ रही है कि बीइंग नेम, किसी भी चीज का आप नाम रख सकते हैं, कुछ भी हो, आप उस शब्द पर मत जाइए। इसलिए शब्द की जो उस वक्त जो वो रोल अदा कर रहा है इस पे डिपेंड करता है वो क्या है। अगर प्ले नाउन की जगह पे लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है खेलना, उसका मतलब खेलना नहीं होगा, उसका मतलब होगा वो किसी चीज का नाम है, किसी चीज का क्या है, नाम है। तो इस तरीके से चीजें होती हैं। अब इसमें थोड़ा सा आगे देखेंगे। मुझे लगता है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, अगर समझ में नहीं आई तो कमेंट करिएगा, हम फिर से बताएंगे आपको। अब देखिए, चूंकि हमने परिभाषा को समझा, तो परिभाषा समझने के बाद इतना हमें पता चल गया कि जो नाउन होता है हमारा, वो नाम रखने की प्रवृत्ति ही या किसी वस्तु के नाम होने की ही प्रवृत्ति ही हमारा नाउन होती है। इसके बाद दूसरी बात जो की जानी चाहिए वो है कि नाउन क्या होते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं। तो नाउन के प्रकार की अगर बात की जाए, देखिए हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे, बस आपको प्रकार बता देंगे। तो नाउन के प्रकार जो होते हैं वो होते हैं 5 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के। सबसे पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कलेक्टिव नाउन, और तीसरा होता है कॉमन नाउन, चौथा होता है मटेरियल नाउन, पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 प्रकार के आपके नाउन होते हैं और इनको बहुत हल्का सा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत डीप में चली जाती हैं अगर डिस्कस की जाती हैं तो। ऐसा नहीं है जानेंगे नुकसान हो जाएगा, लेकिन जानना भी जरूरी नहीं है, बस हल्का हल्का से देखिए। जैसे मैं एक ऐसे बनाता हूं और इसमें मैं 9 व्यक्तियों को बनाता हूं, आपके 9 दोस्त हैं, चलिए 9 नहीं 6 को ही बना लेते हैं, थोड़ी जगह कम है। ये देखिए 6 लोग बन गए। अब इन 6 लोगों के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तीनों नाउन को बताना चाहता हूं कि इसमें क्या है क्या नहीं है। अब इस पे सबसे पहले मैं आप बता देना चाहता हूं ये 6 लोग हैं क्या। ये 6 लोग देखिए, ये 6 लोग सारे लोग इसमें मेन हैं। क्या है? मेन, मतलब पुरुष हैं। क्या है? पुरुष। तो एक बात इसमें सारी कॉमन हो गई, कॉमन हो गई ना। कॉमन बात क्या है? अब यहां से देखिए, जैसे ही हमने कहा कॉमन, तैसे आप समझ गए कि ये तो सर फिर कॉमन नाउन ही होगा। सारे लोग पुरुष हैं, ये बात इसमें कॉमन हो गई, मतलब ये हो गया आपका कॉमन नाउन। जो पूरे व्यक्तियों के बारे में बता रहा हो, पूरे समाज के बारे में बता रहा हो कि ये समाज ऐसा है, वो क्या हो जाता है? कॉमन नाउन हो जाता है। अब इन्हीं पुरुषों में 4 लोग ऐसे हैं जो कोरोना वायरस के खिलाफ डॉक्टर के रूप में लड़ रहे हैं, पेशेंट का इलाज कर रहे हैं। तो इनकी एक क्या हो गई? एक अलग कैटेगरी हो गई। इनकी एक अलग कैटेगरी होगी कि नहीं?
ये दो लोग तो रह गए हैं। आपका जो पूरा एक सोसाइटी है, जो एक ग्रुप है, उसमें सारे लोग तो पुरुष हैं, ये बात कॉमन हो गई। लेकिन इसमें से 4 लोगों का एक ग्रुप है जो क्या है, डॉक्टर्स का ग्रुप है, और ये कोरोना पेशेंट का इलाज करता है। तो इनकी एक अलग स्पेशलिटी हो गई कि ये चारों लोग डॉक्टर हैं, इनका एक ग्रुप है अपना, और ये जो है कोरोना पेशेंट्स का इलाज करते हैं। तो ये क्या हो गया, एक कलेक्शन हो गया। कलेक्शन मतलब कि जिस ग्रुप की आप बात कर रहे थे, जिसमें सारे लोग पुरुष थे, उसी में से 4 लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर हैं, तो उनका एक अपना एक अलग ग्रुप हो गया, एक अलग कलेक्शन हो गया, ठीक है। तो उनको कहा जाएगा कलेक्टिव नाउन। उसके बाद इसी में से हम बात करते हैं इस व्यक्ति की। ये कौन है, ये आप हैं। आप क्या हैं, आप अपने घर में सुरक्षित बैठे हुए हैं, आपका नाम है XYZ। तो अब ये आप विशेष हो गए, हमने जिक्र कर दिया, हमने नाम बता दिया XYZ, ये आपका नाम है। तो जब हम किसी व्यक्ति को सीधे डायरेक्ट पॉइंट कर देते हैं कि ये व्यक्ति, इनका फला फला नाम है, ये विशेषता बता देते हैं उसकी, या फिर कुछ उसके बारे में बता देते हैं, तो वो हो जाता है प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब होता है कि जैसे कोई भी समस्या होती है, कुछ भी होता है, तो कहते नहीं कि यार तुमने तो प्रॉपर सोल्यूशन ढूंढा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपने उसका एकदम सही, एग्जैक्ट, सटीक हल खोज के सामने रखा है, तभी तो कहते हैं प्रॉपर सोल्यूशन ढूंढा है। तो किसी अगर एक व्यक्ति का जिक्र किया जा रहा है, जिसका नाम बता दिया जा रहा है, जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, तो वो आपका क्या हो जाता है, प्रॉपर हो जाता है। एक मिनट, तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा प्रॉपर नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, और कॉमन नाउन क्या होता है। उसके बाद आ जाते हैं मटेरियल नाउन पे। किस पे आ जाते हैं, मटेरियल नाउन पे। मटेरियल से आप समझ ही जाते हैं मटेरियल होता क्या है। मटेरियल शब्द से ही ये बात सामने आती है, मतलब एक दिमाग में बात सामने आने लगती है कि मटेरियल मतलब कोई पदार्थ टाइप का होगा, कुछ जिसमें वजन होगा, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे एहसास कर सकते हैं, वो जो स्थान घेरता हो, वो हमारा क्या होता है, मटेरियल होता है। जिसको तौला जा सकता है, ठीक है, जिसको उठाया जा सकता है, वो हमारा क्या होता है, मटेरियल होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट में फीलिंग्स आती हैं, दुख है, खुशी है, नाराजगी है, या फिर जो है और भी तमाम तरह की फीलिंग होती हैं। लोग रो रहे होते हैं, या फिर जो है खेल रहे होते हैं, उसमें आनंद आता है। तो बहुत सारी तरह की फीलिंग्स होती हैं। तो वो जो फीलिंग्स होती हैं वो एब्स्ट्रैक्ट में आती हैं, ठीक है, जो हमें दिखती नहीं है वाकई में, जिनको ना हम पकड़ सकते हैं, ना तौल सकते हैं, ना कुछ, वो हमारी फीलिंग्स होती हैं। वो सिर्फ हम एज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं। और मटेरियल नाउन में सब्सटेंस होता है, कोई हमारा कोई मेटल होता है, कोई ईंट पत्थर टाइप की चीज़ें होती हैं, जिसे हम जिसका कोई स्थान होता है जो घेरती हैं, ठीक है, ठोस कर सकते हैं। कॉमन नाउन के बारे में हमने डिस्कशन किया, कलेक्टिव के बारे में डिस्कशन किया, प्रॉपर के बारे में डिस्कशन किया। तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे नाउन होता है समाप्त। इससे ज़्यादा हम इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। इसमें डिस्कस करने के लिए चीज़ें तो बहुत हैं। इस पे टोटल आपकी कम से कम 10 दिन की क्लास चल सकती है, अगर ठीक से पढ़ा जाए, बहुत ठीक से। इसके बाद हम जिक्र करेंगे प्रोनाउन का। किसका, प्रोनाउन का। प्रोनाउन क्या होता है, देखिए प्रोनाउन इसी में आप समझ जाएंगे, इसमें जिक्र है नाउन का, और प्रो का मतलब जो नाउन को रिप्रेजेंट करता हो, ठीक है, नाउन को रिप्रेजेंट करने वाला, अर्थात रिप्लेस अ नाउन, या ऐसे भी लिख सकते हैं रिप्लेसेस नाउन, जो नाउन को रिप्लेस करे। अब प्रोनाउन इतना तो जान गए कि नाउन को रिप्लेस करेगा, लेकिन होता क्या है, प्रोनाउन होता क्या है, ये तो भी समझना चाहिए कि प्रोनाउन के प्रकार क्या होते हैं, ये कैसे यूज होता है। नाउन को तो रिप्लेस कर दिया, लेकिन कैसे रिप्लेस करेगा ये भी तो समझ में आना चाहिए। तो इन्हीं थोड़ी बातों पे चर्चा करेंगे हम, और एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि वाकई में प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे प्रोनाउन होते हैं वो होते हैं, एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं।
दोस्तों प्रोनाउन के कई केसेस होते हैं, ठीक है, जिसमें से आपका पहला केस होता है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव केस, या आप कह सकते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। मैं यहां पे केस ही लिख रहा हूं, ठीक है। ये आपका प्रोनाउन चार्ट है। क्या है? प्रोनाउन चार्ट। दूसरा है आपका ऑब्जेक्टिव केस। ऐसे मैं लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा है आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव। चौथा है आपका पॉजिटिव प्रोनाउन। और पांचवा है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव केस, ठीक है, या यहां भी आप केस लिख सकते हैं। तो ये हो गए आपके कुल टोटल 5 प्रकार के प्रोनाउन, जिसमें से आपका होता है यहां पे पर्सन होते हैं। पर्सन मतलब आप समझते हैं ना, पर आपने पढ़ा होगा, मुझे इतना तो भरोसा है आप पे कि आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में, या फिर हाई स्कूल में है अगर आप तो कक्षा 8 में या 7 में आपके टीचर ने जरूर बताया होगा कि क्या होते हैं पर्सन्स। पर्सन होते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब हम, फर्स्ट पर्सन मतलब भाई हम तो हमेशा खुद को ही प्रेफरेंस देंगे ना। इंसान की फितरत ही होती है, वो सबसे पहले अपने बारे में सोचता है, उसके बाद वो किसके बारे में सोचता है? अपने परिवार के बारे में। उसके बाद किसके बारे में सोचता है? किसी अन्य के बारे में। ये इंसान की फितरत होती है। आप अपने दिल पे मत लीजिएगा, हो सकता है आपकी भावना जो हो वो देश सेवा के प्रति हो, या आप दूसरे की सेवा करना चाहते हो, तो वो अलग बात है, ये आपका बड़प्पन है। तो पर्सन्स कैसे डिसाइड किए जाते हैं? या तो बात हम सबसे पहले अपनी करते हैं, इसलिए हमें फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। उसके बाद जो सामने होता है, जो हमारा सबसे करीबी होता है, उसकी बात करते हैं, जिसे सेकंड पर्सन कहा जाता है। उसके बाद जो अन्य होते हैं, अदर, उनकी बात की जाती है, उन्हें कहा जाता है थर्ड पर्सन। तो ऐसे ही तो बोलते हैं मैं, तुम और वो, ऐसे ही तो कहते हैं। किसी दोस्त से आप मिले तो उससे कैसे बोलेंगे? मैं, तुम और वो चलेंगे साथ में टहलने। तो इस तरीके से बात होती है पर्सन्स की। तो यहां पे देखते हैं फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, और ये सिंगुलर होता है आपका, ये होता है आई। यहां पे होता है सेकेंड पर्सन, ये ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैं सिर्फ पी आर लिख रहा हूं, आप समझ जाइएगा पर्सन लिखा है, ठीक है। ये होता है आपका थर्ड पर्सन। ये मेल होता है पहला। दूसरा थर्ड पर्सन होता है फीमेल, और तीसरा होता है थर्ड पर्सन आपका जो न्यूटर होता है। न्यूटर मतलब इट होता है। तो ये हो गया आपके टोटल थर्ड पर्सन। अब इसको कॉलम बना लेते हैं। ऐसा करता हूं, ये थोड़ा चार्ट अगर मैं बनाऊंगा ना तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इस चार्ट को मैं बना ही लेता हूं पहले, उसके बाद वीडियो मैं तब तक के लिए पास कर दूंगा, फिर से प्ले करता हूं, ठीक है। तब तक मैं चार्ट बना लेता हूं, नहीं तो काफी टाइम लग जाएगा ऐसे बताते समय, ठीक। तो रोक लेते हैं। तो अब हमने प्ले किया है वीडियो को, और ये देखिए आपके सामने चार्ट बनके तैयार है। और चार्ट आप, मैं समझाता हूं आपको कैसे बना है, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले देखिएगा पर्सन्स के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, पर्सन्स क्या होते हैं और कैसे आते हैं उसके बारे में जानकारी दी। अब मैंने बताया कि आपके प्रोनाउन केसेस जो होते हैं कितने तरीके के होते हैं, इससे भी ज्यादा होते हैं, बहुत तरीके के, 9 तरीके के प्रोनाउन कहीं कहीं लिखे होते हैं, लेकिन मेन आपका यही होता है जो आपके काम आते हैं, ठीक है। और इससे ज्यादा आपको जानने की भी जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला देखिए सब्जेक्टिव केस होता है, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस का मतलब ऐसे प्रोनाउन जब नाउन सब्जेक्ट की जगह आए उसको रिप्लेस करना हो तो सब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। जब नाउन आपके ऑब्जेक्ट की जगह आए तो ऐसे प्रोनाउन का यूज किया जाता है। और जब नाउन आपका पॉजेसिव केस में आए, किसी चीज पे अधिकार जताने के केस में, और वो उसकी विशेषता भी बताए, वो उसकी विशेष, जैसे कार है, वो कार मेरी है, ये एक विशेषता भी हुई और एक अधिकार भी हुआ, तो इस तरीके से वो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है। और जब सिर्फ अपने अधिकार की ही बात जताने की बात आए तो वहां पे
पजेसिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है जो आपकी ये हैं। और जहां नाउन रिफ्लेक्सिव केस में है, रिफ्लेक्सिव का मतलब जैसे अपने ही आप में बात की जाए, ठीक है, अपनी ही बात खुद से की जाए, तो वहां पे रिफ्लेक्सिव केस यूज किया जाता है जो आपका यहां पे लिखा हुआ है। अब आइए डिस्कस करते हैं कि कौन से पर्सन का किस तरीके से क्या केस होता है। फर्स्ट पर्सन है अगर देखिए तो उसका सब्जेक्टिव केस आई होगा, ऑब्जेक्टिव केस मी होगा, पजेसिव केस माई होगा, और जो पजेसिव प्रोनाउन है वो माइन होगा, और ये रिफ्लेक्सिव केस क्या होगा, माई सेल्फ होगा। ध्यान दीजिए यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा, ये सारे अभी सिंगुलर हैं। क्या है, सिंगुलर हैं, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, ठीक है, ये सारे सिंगुलर हैं। सेकेंड पर्सन क्या होता है, यू। यहां पे एक बात मैं लिख देता हूं ऊपर, इसको मिटा के, जो आपका फर्स्ट पर्सन होता है वो होता है आई और वी। क्या होता है, आई वी। सेकेंड पर्सन जो होता है वो होता है यू। थर्ड पर्सन जो होता है वो होता है ही, सी, इट और दे। तो ये आपके होते हैं 3 पर्सन होते हैं, ठीक है। मैंने जाहिर सी बात मैंने बताई भी आपको कि आप समझ भी गए होंगे कि जो हम किसी अपने दोस्त से बात करते हैं तो क्या कहते हैं, मैं, तुम और वो। तो ऐसे बात करते हैं ना, तो वहां पे क्या होती है, 3 ही पर्सन की बात होती है, इसके अलावा और किसी की बात नहीं होती। तो मैं हो गया, तुम और वो मतलब ही, सी, इट, दे, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें देखिए, इसमें आपका ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में आता है। इसमें ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, और ये न्यूटर होता है, ये आपका क्या होता है, प्लूरल होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ। सेकेंड पर्सन में यू, योर्स, योर्स, यू, योर और योर्स। यू का जो पजेसिव एडजेक्टिव केस होता है वो होता है योर, और जो पजेसिव प्रोनाउन केस होता है वो होता है योर्स। और रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है, जब यू खुद अपनी ही बात करे तो होता है योर सेल्फ। उसके बाद तीसरा केस, तीसरा प्रोनाउन, थर्ड पर्सन, इसमें मेल, भाई ही मेल होता है और सी क्या होता है, फीमेल होता है। ही का प्रयोग मेल के लिए किया जाता है और सी का प्रयोग फीमेल के लिए किया जाता है। तो ही का सब्जेक्टिव केस ही होगा, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम। ऑब्जेक्टिव मतलब जहां ऑब्जेक्ट की जगह चीजों को यूज किया जाए। जैसे कोई सेंटेंस होता है ना, तो यहां पे सब्जेक्ट होता है और यहां पे आपका ऑब्जेक्ट होता है, बीच में वर्ब होती है, और यहां पे हेल्पिंग वर्ब होती है जो वर्ब के साथ आती है। तो ऑब्जेक्ट की जगह अगर हम किसी नाउन के स्थान पे प्रोनाउन को यूज करते हैं तो वहां पे हम ही की जगह हिम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और पजेसिव केस में हिज का प्रयोग करते हैं, पजेसिव प्रोनाउन केस में हिज का प्रयोग करते हैं, और रिफ्लेक्सिव केस में हिमसेल्फ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सेल्फ लगा देते हैं। सेल्फ का मतलब ही होता है खुद से या स्वयं से। उसके बाद फीमेल के लिए भी यही करते हैं। फीमेल के लिए हिम की जगह हर हो जाता है और ही की जगह सी हो जाता है, और यहां पे हो जाता है हर सेल्फ। उसके बाद थर्ड पर्सन आता है। थर्ड पर्सन होता है आपका इट। इट में इट होता है यहां पे, और इसका एक चीज ध्यान देना है आपको, इसका पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव तो होता है लेकिन पजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता, इसलिए उसमें इट का प्रयोग कोई नहीं किया जाता, ठीक है। रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है, इसका इट सेल्फ होता है। उसके बाद प्लूरल वाले केस में आ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, प्लूरल। यहाँ पे हम सिंगुलर पढ़ रहे थे सारे, ये हमारा ये सारे हमारे क्या थे, सिंगुलर थे, लेकिन यहां से ये आपका प्लूरल हो गया, ये प्लूरल हो गया, ये प्लूरल हो गया। अब प्लूरल में फर्स्ट पर्सन आपका होता है वी, और ये होता है ऑब्जेक्टिव केस में होता है अस, और पजेसिव एडजेक्टिव केस में होता है आवर, और पजेसिव प्रोनाउन केस में होता है आवर्स, और रिफ्लेक्सिव केस में क्या होता है, आवर सेल्व्स। सेल्व्स यहां पे लिखा हुआ है, जो ये क्या होता है, सेल्फ का प्लूरल है। कभी कभी क्या होता है, हम प्लूरल बनाने का नियम जो सीखते हैं नाउन में सीखते हैं, ठीक है। वही मैंने कहा कि वो बहुत सारी डीप में जाने वाली चीजें हैं, और प्लूरल बनाने के लिए भी आपसे पूछा नहीं जाएगा। वोकैब में चीजें कुछ पूछी जाती हैं तो वहां पे लिखा भी होता है, डायरेक्ट कुछ गिने चुने शब्द होते हैं जो आप याद कर लेंगे तो आपके लिए पर्याप्त होगा। इसलिए वो अभी तरीके पढ़ना, ये तो सिर्फ एक तरीका है कि यहां पे हम लास्ट में एफ को हटाकर VES लगाकर प्लूरल बनाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो हम प्लूरल बनाने के होते हैं, यस या ES लगाकर, फिर जो है EN लगाकर, ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं। तो इस IES लगाकर,
तो हम अभी सीखेंगे ना, तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डीप में चली जाएंगी, फिर आप कहेंगे अरे सर अब आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है और आउट ऑफ माइंड भी जा रहा है। तो इसलिए सिर्फ इतना समझिए कि सेल्फ का सेल्फ्स बना दिया गया है। क्यों बना दिया गया है? क्योंकि ये आपका प्लूरल केस है, यहाँ पे सिंगुलर केस था। तो आवर सेल्फ हो गया, ऐसे ही सेम योर सेल्फ हो जाएगा, और दे का हो जाएगा, दे चूंकि अलग केस है, दे, देम, दियर, दियर्स और देम सेल्फ्स। तो ये आपका हो गया टोटल प्रोनाउन। इतने सारे प्रोनाउन होते हैं, इसके अलावा ना प्रोनाउन आएगा आपके सिलेबस में, न जानने की जरूरत है। तो इतना आप इस चार्ट को ध्यान से देख लीजिए, और अगर यहाँ पे कहीं पे मेरी स्पेलिंग ना समझ में आ रही हो या अक्षर ना दिख रहा हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, तब मैं मिटाता हूं इसे। अब आइए अब डिस्कस करते हैं प्रोनाउन के बाद। प्रोनाउन के बाद हमारा क्या आता है? तीसरा आता है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का काम होता है ये क्वालिफाई और मॉडिफाई नाउन एंड प्रोनाउन। एस लगा लीजिए, नाउन एंड प्रोनाउंस, ठीक है। बस एक ही जगह लगा लेते काम चल जाता। तो ये क्या करता है कि एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है। क्वालिफाई मतलब किसी चीज के बारे में आप कुछ जानकारी रख रहे हो या कुछ बता रहे हो तो उसे कहते हैं क्वालिफाई करना। या मॉडिफाई मतलब उसको चेंज करना। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज है, कोई व्यक्ति है, व्यक्ति के बारे में जब हम विशेषता बता देते हैं तो उसके वो एक तरीके से चेंज टाइप का हो जाता है। चेंज का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए रोहन ही है, ठीक है, रोहन लिखा है ना, रोहन की मुझे अगर मैं विशेषता बता दूं एडोनिस, क्या लिख दूं? एडोनिस। ये बहुत बढ़िया शब्द है और ये यूज किया जाता है कोई ऐसा यंग पर्सन हो जो बहुत हैंडसम हो। क्या हो? यंग पर्सन हो और बहुत हैंडसम हो, उसके लिए यूज किया जाता है एडोनिस। तो एडोनिस रोहन, अब देखिए मॉडिफाई कर दिया गया ना इसे। अब तक रोहन था वो सिंपल था, लेकिन जब इसकी विशेषता बता दी गई, ये एक आपका एडजेक्टिव है, और जब इस एडजेक्टिव ने इस रोहन की विशेषता बताई तो क्या हो गया? ये मॉडिफाई हो गया, और मॉडिफाई होके एक अलग अर्थ देने लगा। वो क्या था? कि जवान, सुंदर, रोहित, ठीक है, रोहन, सॉरी। तो इस तरीके से क्या होता है, ये चीजों को मॉडिफाई करता है, और वो मॉडिफाई जिन्हें करता है वो क्या है? नाउन और प्रोनाउन है। बस इतना ही जानिए, इससे ज्यादा इसमें जानने की जरूरत भी नहीं है। तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद आता है आपका वर्ब। वर्ब आइए देखते हैं। वर्ब में हम जानेंगे, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए वर्ब दो तरह की होती है, मुख्यतः दो तरह की होती हैं। बहुत सारी जगह आपको बहुत मतलब मैटर जितना आप पढ़ेंगे उलझते जाएंगे सुलझते जाएंगे, लेकिन मेनली जो मैं बता रहा हूं ये एकदम क्लियर कट समझिए कि वर्ब दो तरह की होती है, जिसमें सबसे पहला होता है मेन वर्ब, जो आपका यूज किया जाता है टू शो एक्शन। किस लिए यूज किया जाता है? टू शो एक्शन। और ये होता है आपका ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी इसमें तीन तरह की होती हैं आपकी। ये होती है प्राइमरी, और ये होती है मॉडल, और ये होती है मार्जिनल। बहुत डीप में नहीं ले जाएंगे आपको। मेन वर्ब आपकी क्या होती है? ये होती है या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ के बनाया जाता है, या फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के बनाया जाता है। यह आपकी इतनी होती है मेन वर्ब। अब ये क्या होती हैं? प्राइमरी, मॉडल, मार्जिनल, ये क्या होती हैं? ये होती हैं प्राइमरी मतलब जिसे हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी जानते हैं। किसके रूप में? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में जानते हैं। मॉडल, पहले इसको देख लेते हैं, ये होता क्या है। इसको मिटा देता हूं तब जाके लिख पाऊंगा, चार्ट में बना पाऊंगा।
आप नोट करना चाहे तो नोट कर लिया करिए, वीडियो को रोक के नोट कर लिया करिए, ठीक है। लेकिन पढ़ाते समय मैंने बता रखा है ना, गलती मत कीजिएगा, पढ़ाते समय सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, क्योंकि जब चीजें दिमाग में छप जाएंगी एक बार ना तो कभी नहीं निकलेंगी। लेकिन अगर पढ़ाते समय दो जगह आपका दिमाग स्प्लिट हुआ तो फिर आप ना इसमें होंगे ना उसमें होंगे। इसलिए सबसे पहले पूरा पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, और पढ़ने के बाद तब जाके उसको एक बार फिर से दुगनी स्पीड पर कर लीजिए। स्पीडोमीटर होता है, किसी से पूछ लीजिए अगर आपको ना पता हो, वीडियो की गति बढ़ जाती है थोड़ी सी, तो उसको जब आप बढ़ा के लिखना चाहेंगे तो बढ़ा के लिख सकते हैं या फिर रोक के लिख सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से मैनेज करिए। हम बात कर रहे थे प्राइमरी वर्ब की, प्राइमरी और हेल्पिंग वर्ब। जैसा कि देख ही रहे हैं हेल्पिंग लिखा है ना, हेल्पिंग का मतलब होता है जो वर्ब की सहायता करे। सहायता मतलब जैसे कोई भी काम हो रहा है, ठीक है, ये बताने के लिए कि वो काम किस टाइम पे हो रहा है, पास्ट में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, या फिर किस तरीके का काम है, ये बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब का। तो हेल्पिंग वर्ब से हमें यह पता चलता है कि वो कार्य जो हो रहा है उसकी पोजीशन क्या है, समय क्या है, स्थिति क्या है। पोजीशन मतलब स्थिति, स्थिति और समय का पता चलता है हमारा हेल्पिंग वर्ब से। अब ये होती क्या है, देखिए तीन शब्द को याद रखिए, जो तीन बेसिक चीजें होती हैं। पहला होता है टू डू, फिर होता है टू बी, और फिर होता है टू हैव। इन्हीं से आपकी सारी हेल्पिंग वर्ब है वो बनी हुई है, ठीक है। टू डू का मतलब होता है कुछ करना, ठीक है, क्या होता है, करना। और टू बी का मतलब होता है होना, और टू हैव का मतलब होता है किसी चीज पे अधिकार होना, किसी चीज पे अधिकार, किसी चीज पर अधिकार। ये होते हैं आपकी तीन तरह की मेन, और इसी से अभी मैं दिखाऊंगा आपको कैसे सारी आपकी हेल्पिंग वर्ब्स बनी हुई हैं। अब देखिए प्रकृति में चूंकि जो एक्शन होता है वो तीन ही तरीके का होता है, या तो हम कुछ करते हैं, या तो हम कुछ करते हैं, जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं इस वक्त, तो मैं कुछ कर रहा हूं, आप बैठ के देख रहे होंगे तो आप भी कुछ कर ही रहे हैं। तो जनाब हम और आप कुछ कर रहे हैं, किसान भी अपने खेतों में गेहूं की मड़ाई कर रहा होगा, या फिर जो हमारे पुलिस हैं जो सुरक्षा कर रहे हैं वो भी सुरक्षा करने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं काम किया जा रहा है लोगों के द्वारा, हर कोई अपना काम कर रहा है। तो या तो कुछ हो रहा है, या तो हम लोग कुछ कर रहे हैं, दूसरा या तो कुछ हो रहा है। अब होने का सेंस समझिए क्या है, जैसे नदियां बह रही हैं, अपने आप बह रही हैं, ठीक है, वो बहती ही रह रही, कितने साल हो गए बताइए तब से नदियां बह ही रही हैं, तो वो चीजें हो रही हैं, वो नेचुरल है। वो क्या है, नेचुरल है। जो बारिश है वो होती है, अपने समय पे होती है, तो बारिश अपने आप होती है अपने आप। क्या वो एक फिक्स प्रक्रिया है कि वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण के फलस्वरूप जो वाष्प होती है वो ऊपर उठती है, और ऊपर उठने के क्रम में वो धीरे धीरे ठंडा होती है, ठंडा होकर जलवाष्प के बूंदों का रूप लेती है, और धीरे धीरे फिर जमीन पे आ जाती है। तो वो हो रही है, वो एक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रक्रिया है, प्रकृति के द्वारा बनाई गई है, वो अपने आप हो रही है। तो या तो हम कुछ करते हैं, या जो चीजें बचती हैं वो अपने आप होती हैं। इसके बाद कुछ अगर बचता है तो वो है टू हैव। टू हैव का मतलब किसी चीज पे अधिकार होना, या फिर टू हैव का सेंस ऐसी जगह पे भी यूज किया जाता है, जैसे आपने खाना खा लिया, ठीक है, तो जो है आप ऐसे कहते हैं कि मैंने खाना खा लिया, तो वहां पे भी हैव का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिसका डिस्कशन करेंगे हम आगे, तो उसमें भी हैव का प्रयोग किया जाता है। तो कुल मिला के हमारे जो नेचर में या हमारे ब्रह्मांड में तीन ही तरीके के एक्शन होते हैं, या तो हम कुछ करते हैं, या फिर जो चीजें बचती हैं वो अपने आप होती हैं, या फिर हमारा किसी चीज पे अधिकार होता है। इन्हीं तीन चीजों से मिलकर आपकी सारी हेल्पिंग वर्ब बनी है। ये डू से क्या बना है, डू से देखिए सबसे पहला तो आपका डू ही बना है। इसको हम अगर सिंगुलर बनाना चाहते हैं तो इसमें ईएस लगा देते हैं, और डिड। बी से क्या बना है, बी से बना है इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, ठीक है। हैव से बना है हैज, हैव, हैड।
तो ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है ये अलग अलग समय के अनुसार अलग अलग जगहों पे अलग अलग परिस्थितियों में यूज की जाती है। जो हमारी एग्जैक्ट स्थिति और वो जो आपका मैंने बताया ना सटीक जैसे हम समझ पाते हैं स्थिति और समय को, वो दर्शाने के लिए अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके की हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती हैं। और ये बनती कैसे हैं? इन्हीं तीनों से बनती हैं, ठीक है, जिसको मैंने आपके सामने डिस्कस किया। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, नोट करके लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद मैंने बताया और जो कुछ भी आपका बचता है इनके अलावा वो आपका मेन वर्ब के रूप में आ जाता है। किस में आ जाता है? मेन वर्ब के रूप में। तो मेन वर्ब भी होती क्या है? मेन वर्ब क्या होती है आप बताइए। जैसे मैंने एक शब्द का यूज किया, ठीक है, वो होता है स्विम। वो क्या मैंने यूज किया? स्विम, SWIM। इसको सही से लिख देता हूं मैं, SWIM। स्विम का मतलब होता है तैरना। अभी तो ये अपने आप में अलग लिखी हुई है ना, इसका मतलब है अभी हमें नहीं पता है, हम सिर्फ बात कर रहे हैं तैरने की। लेकिन अगर हम इसे कहें कि रोहन स्विम, ठीक है, तो आप इससे क्या समझेंगे? कुछ समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हम इसके साथ यूज करेंगे, मान लीजिए हम यूज किए इज का, तो आप समझ पाएंगे कि यहां पे बात इज के साथ हमेशा जो होता है, ये चूंकि कंटिन्यूटी को दर्शाता है, तो इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पे हम स्विम में ING का प्रयोग करेंगे और इससे हमारा क्या प्रदर्शित होगा कि रोहन अब तैर रहा है। रोहन इज स्विमिंग, रोहन तैर रहा है, ठीक है। तो यहां से एक बात समझ में आई, वो ये समझ में आई कि कोई भी वर्ब है अगर वो लिखी हुई है एक्शन वर्ब, ठीक है, मैंने बताया ना ये टोटल प्रकृति में 3 ही तरीके के एक्शन होते हैं। लेकिन अगर कोई वर्ब है, जैसे मेन वर्ब है, मेन वर्ब मैंने लिखा कुक, वो ऐसे लिखी हुई है तो आप समझ नहीं पाएंगे इसका मतलब। कुक का मतलब चलिए पकाना होता है, इतना तो समझ गए। लेकिन अगर हम इसको प्रयोग कर रहे हैं कहीं पे, तो उसकी हमको एग्जैक्ट स्थिति और समय जानना है कि क्या किस समय, तो उसके लिए हमको हेल्पिंग वर्ब यूज करना होगा, ठीक है। और वर्ब जिस समय हम यूज करते हैं, जिस कंडीशन में यूज करते हैं, उसके हिसाब से वर्ब्स में भी चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे मैंने लिखवाया था वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो उसका जो समय होगा, जिस समय हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, उसी हिसाब से हम उसमें चेंजेस करेंगे। वर्ब ING जोड़कर, इसमें थर्ड फॉर्म ED लगाकर, तो इस तरीके से हम बदलाव करते रहेंगे। तो ये हो गया आपका इतना हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपकी यहीं पे हो जाती है वर्ब खत्म, इससे ज्यादा इसमें डिस्कशन नहीं करना है। वर्ब के बाद आ जाते हैं हम सीधे एडवर्ब पे। किस पे आ जाते हैं? एडवर्ब पे। और एडवर्ब के बारे में चर्चा करते हैं। ये हमारा कौन सा था? वर्ब था, चौथा था ना, ये हो गया हमारा एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? सीधी सी बात है, इसमें भी वर्ब आया है और आगे AD लिखा है, तो ये किसको क्वालिफाई करता है? ये क्वालिफाई करता है आपके वर्ब को, वर्ब की विशेषता बताता है। अब वर्ब हमारा हमने देखा कि हमारा एक्शन होता है और इसमें कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, वो एक्शन को होने में हेल्प कराती हैं। और ये वो एक्शन कैसे हो रहा है, जैसे कोई एक्शन होता है, अच्छा होता है, खराब होता है, वो काम किस तरीके से हो रहा है, अच्छा हो रहा है या खराब हो रहा है या तेज हो रहा है, धीमा हो रहा है, इस चीज को बताने का काम क्या करता है? हमारा एडवर्ब करता है। क्या करता है? एडवर्ब करता है। ये क्वालिफाई करता है एक वर्ब को। तो ये हो गया हमारा एडवर्ब, जो वर्ब की विशेषता बताने का काम करे। उसके बाद हो गया हमारा 6 प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है जो वर्ड को वर्ड से कनेक्ट करे। खासकर इसका प्रयोग वहां पे किया जाता है जहां पे नाउन या प्रोनाउन को किसी दूसरे अदर वर्ड से कनेक्ट करना होता है, वहां पे हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो लिखिए कनेक्ट टू वर्ड, especially noun or pronoun
टू अदर वर्ड्स। ये शब्दों को जोड़ने का काम करता है, शब्दों में संबंध, रिलेशन बताने का काम करता है। कनेक्ट की जगह आप अगर रिलेटिंग भी लिख लें तो गलत नहीं होगा जनाब, रिलेटिंग और कनेक्ट टू वर्ड, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रीपोजिशन। क्या होता है? प्रीपोजिशन। उसके बाद होता है आपका कंजक्शन। क्या होता है? कंजक्शन। कंजंक्शन, कंजक्शन नहीं होता, कंजंक्शन होता है। CONJUNCTION। कंजक्शन क्या काम करता है? कंजक्शन वर्ड को, वर्ड से, फ्रेज को, फ्रेज से क्लास को, क्लास से सेंटेंस को, सेंटेंस से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। इन सारी चीजों को आपस में जोड़ने का काम करता है, वो हमारा क्या होता है? कंजक्शन होता है। उसके बाद लास्ट में आता है एक जिसे शायद आपको जरूरत ही ना पड़े अपनी पूरी लाइफ में पढ़ने की, क्योंकि कभी कहीं से पढ़ा भी नहीं, मैंने भी नहीं पढ़ा। ये होता है आपका इंटरजेक्शन। ये होता है, इसमें जैसे अचानक से क्या होता है, कभी कभी हम चल रहे होते हैं और रास्ते में हमको कहीं ऐसा हुआ, अचानक से कोई सांप दिख गया, या कोई जो है खतरनाक जीव जो हमें डस ले तो काट ले, फिर हमारी जान जा सकती है, ऐसा कोई जीव दिख गया जिससे हमें डर लगता है, तो हम क्या करेंगे? अचानक से चिल्लाएंगे। तो वो जो अचानक से फीलिंग आती है, एकाएक फीलिंग जनरेट होती है, वो हमारी क्या होती है? सडन फीलिंग होती है। उसी को हम इसमें पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? सडन फीलिंग्स को इंटरजेक्शन के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये थे हमारे टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच, और आशा करता हूं मुझसे कहीं अगर थोड़ी बहुत गलती हुई होगी तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर आप उस गलती को कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, और जो थोड़ी बहुत बातें अगर रह गई होंगी उसको भी आप कमेंट के माध्यम से बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में उसको ऐड करूं, और अगर आप चाहते हैं कि कुछ मैं सुधार करूं या फिर कुछ अलग तरीके से पढ़ाऊं तो उसके बारे में भी आप सजेशन दे सकते हैं। तब तक के लिए घरों में रहिए, अपने सुरक्षित रहिए, और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाते भी रहिए, जिससे ज़रूरत जिनको हो, जो घर पे बैठे हैं, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो देखें। और तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।